रेलवे फाटक पर चुड़ैलों की बस। सीतापुर गांव से एक बस अमृतसर का मेला देखने के लिए रवाना हो रही थी। पूरा बस खचाखच भरी हुई थी। रश्मि बस के अंदर सो रही थी। रश्मि, रश्मि, अब उठ भी जा। कोई फायदा नहीं कल्पना, तुम तो जानती ही हो कि अगर एक बार ये सो जाए तो फिर कोई भी इसे नहीं उठा सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा भैया, लेकिन ये भी ना हमेशा गलत टाइम पर ही सो जाती है। सभी बस में हंसते हंसाते बातें करते हुए जा रहे थे कि तभी रश्मि की बहुत ज्यादा घबराकर आंख खुली। नहीं, तू ठीक तो है ना? क्या हुआ? कोई भयानक सपना देख लिया क्या? भाई मैंने ना बहुत ही बुरा सपना देखा। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। आप यहाँ से वापस चलिए। शांत हो जा, वो बस एक सपना ही तो था। वैसे ऐसा क्या देख लिया तूने सपने में? दीदी, मैंने ना वो कुछ ऐसा देखा। हम सभी खुशी खुशी सफर कर रहे थे कि तभी अचानक बस एक ट्रेन की पटरी के नजदीक पहुंची। और दीदी, वहां ना कोई फाटक पर कोई चपरासी नहीं था जो हमें रोक लेता। हमारी बस ट्रेन की पटरी पर चढ़ गई और तभी वहां ट्रेन आ गई। कल्पना जोर से हंसती है। वैसे अंकुश भैया, नाम तो मेरा कल्पना है, लेकिन मुझसे ज्यादा कल्पना ये करती है। बात तो तूने सोले आना सच कही है बहन। आपको मेरा सपना बस एक मजाक ही लग रहा होगा, है ना? लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरी प्यारी छोटी बहना, तेरा भाई तेरे साथ है तो अब तू ज्यादा मत डर। हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हो भैया। मुझे अब इस सपने के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। ये हुई ना बात। एवरेस्ट का हिंगराज। सभी हंसते हैं। आप भी ना भैया। सभी बहुत खुश थे, लेकिन रश्मि का ध्यान उसके सपने में ही लगा हुआ था। रश्मि अपने सपने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी चीजें उसके सपने की ही तरह होने लगी। भैया, मैंने ना यही रास्ता अपने सपने में भी देखा था। अब बस भी कर रश्मि। रश्मि शांत होकर बैठ गई। बस रेल की पटरी पर पहुंची। पटरी के पास बैठा चपरासी सो चुका था, इसलिए वो ट्रेन के आने का संकेत देने वाला फाटक नहीं गिरा पाया। और अचानक बस ट्रेन की पटरी पर पहुंची। बस पटरी पर पहुंची ही थी कि तभी अचानक ट्रेन आ गई और सारे लोग एक झटके में खत्म हो गए। बस के पैसेंजर्स भूत और चुड़ैलों में बदल गए और वो पूरा स्टेशन और फाटक वाला रास्ता भूतों और चुड़ैलों का हो गया। अब इस घटना को हुए 3 साल हो चुके थे। आर्यन एक कॉलेज स्टूडेंट था और वो एक पार्टी से लौटकर जल्दी जल्दी अपने घर जा रहा था। अरे, आज की पार्टी तो सच में लाजवाब थी, लेकिन अब जल्दी से घर पहुंचना होगा। अगर पापा को पता चल गया कि मैं कोचिंग के बहाने से यहाँ प्रॉम पार्टी में आया था तो शायद वो मुझे कच्चा चबा जाए। आर्यन खुद से ही बातें करता हुआ चल रहा था। चलते चलते उसे वो भूतिया फाटक वाली पटरी पर पहुंच गया। देखने से तो ये किसी रेल की पटरी लग रही है, लेकिन यहाँ इतना अंधेरा है। अरे, अभी खुद से बातें करने का वक्त नहीं है, जल्दी जल्दी चला आर्यन। आर्यन बिना सोचे समझे पटरी पर चढ़कर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। बड़ी अजीब बात है, यहाँ ट्रेन की पटरी और फाटक दोनों चीजें हैं, लेकिन कोई चपरासी नहीं है। अगर ट्रेन आ गई तो क्या होगा? वैसे मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन मुझे हिम्मत से काम लेना चाहिए। आर्यन खुद से ही बात कर रहा था कि तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। कौन है? कौन है यहाँ? यहाँ वो है जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। चुड़ैल, चुड़ैल। अब तुझे हमसे कौन बचाएगा? अब तो हम तुझे बर्फी जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर तुझ पर चिंग्स शेजवान मसाला लगाकर खाएंगे। आर्यन ने अपने आसपास देखा, वहां भूतों और चुड़ैलों के सिवा और कोई नहीं था। किसी का हाथ कटा हुआ था तो किसी की मुंडी ही गायब थी। आर्यन उन्हें देखकर बहुत डर गया, लेकिन वो बहुत ही तेज दिमाग का लड़का था। देखो, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हें यहाँ कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। ऐसे कैसे? अब आ ही गया है तो तुझे ऐसे नहीं जाने देंगे। अब तो हम तेरी राजधानी बेसन में तलकर करारी करारी पकौड़ियाँ बनाएंगे। अरे नहीं, ये तो मेरी पार्टी करने की सोच रहे हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं ऐसा ही नहीं होने दूंगा। सोच कुछ आर्यन, सोच। आर्यन ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपनी मुट्ठी भर कर मिट्टी उठाता है और भूतों और चुड़ैलों की आंखों में डाल देता है। ये क्या किया? आर्यन उस फाटक से भाग ही रहा था कि तभी उस पर सामने से एक भूत छटपटाता है।
लेकिन भूत अचानक वहीं गिर जाता है। अरे इसे क्या हुआ? क्या ये मेरे साथ एक्टिंग कर रहा है? ये कोई एक्टिंग नहीं कर रहा है, अब ये कभी नहीं उठेगा। तू सुरक्षित है बच्चा। लेकिन आप कौन हो और इतनी खतरनाक जगह पर आप क्या कर रहे हो? मैं एक बाबा हूँ। मैं सालों से यहाँ के पास के जंगल में तपस्या कर रहा था। अचानक मैंने इस भूतिया रेलवे फाटक से डरावनी आवाजें सुनी तो यहाँ देखने चला आया। तपस्या? कैसी तपस्या? ज्यादा सवाल जवाब मत कर और मेरे साथ चल। अरे एड़ा समझा है क्या? मैं अब वापस नहीं जाऊंगा। कितनी मुश्किल से तो जान बची है और मेरी मानो तो आप भी यहाँ से लौट जाओ। कभी वो चुड़ैलें आपका चिकन टिक्का बनाकर खा जाएं। मैं कोई चिकन नहीं हूँ। हाँ मतलब इंसान टिक्का। अब ज्यादा बातें मत बना। मुझे उन भूतों चुड़ैलों को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से भगाना है और इसमें मुझे तेरी मदद की जरूरत है। मेरी मदद? लेकिन क्यों? अगर सिर्फ मैं अंदर गया तो वो भूत चुड़ैल मुझे देखकर बाहर नहीं आएंगे। इसका मतलब आप सबसे बड़े भूत हो? अरे मजाक था। ऐसे मौके पे भी तुझे मजाक सूझ रहा है? हाँ तो मैं कह रहा था कि वो बाहर नहीं आएंगे, लेकिन अगर तू साथ गया तो वो तुझ पर हमला करने जरूर आएंगे और फिर मैं उनसे लोगों को मारने की वजह जानकर उन्हें मुक्त कर दूंगा। और आपको लगता है कि मैं आपकी इतनी बात मान लूंगा? सोच ले, अगर आज तू ये छोटी सी हिम्मत दिखा दे तो कल को इससे सभी को बहुत बड़ा फायदा होगा। बाकी तेरी मर्जी। आर्यन थोड़ा सोचता है। ठीक है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन वादा कीजिए कि आप मेरा बाल विवाह का नहीं होने देंगे। बिल्कुल। फिर क्या था, तांत्रिक और आर्यन दोनों अंदर चले जाते हैं। आर्यन को देखकर चुड़ैलों का खून खौल जाता है। तो फिर आ गया। तीनों भूत और चुड़ैल आर्यन पर हमला करने ही वाले थे कि तभी तांत्रिक बाबा एक मंत्र पढ़कर आर्यन पर फूंक देता है। तीनों चुड़ैल और भूत आर्यन से दूर गिर जाते हैं। ये क्या था? ये कैसी शक्ति थी? मुझे बताओ कि तुम यहाँ बेगुनाह लोगों की जान लेने पर क्यों तुले हुए हो? हम तुम्हें क्यों बताएं? मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। अगर तुमने मुझे अपनी मुक्ति का साधन बताया तो मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर तुमने कुछ और करने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हें जलाकर यहीं राख कर दूंगा। चुड़ैलों और भूतों को तांत्रिक की बात समझ आ जाती है। हम समझ गए तांत्रिक बाबा, हमारी मुक्ति का साधन तो हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन हम बस मुक्त होना चाहते हैं। अब हम और यहाँ रहकर लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। मैं समझ गया। तांत्रिक बाबा एक पवित्र रेखा बनाकर जोर जोर से मंत्र का जाप करने लगते हैं। सारे भूत और चुड़ैल उस रेखा के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। आप सभी आ गए हैं बाबा, अब आप हमें जल्दी से मुक्त कर दीजिए। वो सभी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। तांत्रिक बाबा उन पर अपने पवित्र जल की चंद बूंदें डालता है और पलक झपकते ही सारे भूत और चुड़ैलों को मुक्ति मिल जाती है। अरे मैंने तो ये सब मूवीज में ही देखा है। बाबा तुसी ग्रेट हो। पागल लड़का। अरे नहीं, मुझे तो बहुत देर हो गई। मेरे पापा भी अब तक भूत बन चुके होंगे। बाबा मुझे उनसे भी बचा लो। उनसे तो तुझे कोई भी ज्ञानी नहीं बचा सकता है। पर तांत्रिक मुस्कुराता हुआ वापस जंगल में चला जाता है। आर्यन भी जल्दी से अपने घर की तरफ निकलता है और सभी ठीक हो जाता है। बस पर चुड़ैल परियों का कब्जा। रात का समय होता है। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा और कोहरे भरी काली रात में कुछ भेड़िए बहुत जोरों से चिल्ला रहे होते हैं, जिसमें रात के कोहरे में एक जख्मी विशाल नाम का लड़का अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग रहा होता है। कितना खतरनाक है ये सब। हे भगवान, ऊपर वाले मेरी जान बचा ले। आज अगर तूने मेरी जान नहीं बचाई तो और न जाने इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों की कितनी हत्याएं होने वाली है। विशाल रास्ते पर भाग रहा होता है, तभी उसे अजीब अजीब चुड़ैलों की हंसने की आवाज आती है।
लगता है चुड़ैल परियां मेरा पीछा कर रही है। हे ऊपर वाले, आज मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है। मुझे बचा ले उन चुड़ैल परियों से। विशाल की जान उसके हलक में अटकी हुई थी। उसके पूरे माथे से पसीना टपक रहा था। उसकी आंखें डर से लाल और गहरी हो चुकी थी। तभी उसके सामने अचानक से कई सारी चुड़ैल परियां प्रकट हो जाती हैं, जिन्हें देखकर विशाल बहुत ज्यादा डर जाता है। अरे ये क्या, आखिर ये चुड़ैल परियां मेरे पास आ ही गई। हमें क्या करूं? तुझे क्या लगा था कि तू हमारे चंगुल से निकल जाएगा? हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। अब तुझे इसका भुगतान करना होगा। हाँ, इसको खाकर तो मैं अपना पेट भर लूंगी और ये सीधा मेरे पेट में जाएगा। नहीं, हमें इसे नहीं मारना चाहिए। इसे तो हमें पाताल लोक में लेकर जाना चाहिए। लेकिन तुम इसे पाताल लोक में ले जाना क्यों चाहती हो? ताकि इसकी मौत और भी दर्दनाक हो सके। चलो इसे अपने पाताल लोक लेकर चलते हैं। नहीं, ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। मैं पाताल लोक नहीं जाना चाहता, मेरी जान बख्श दो। ऐसा कहते कहते विशाल अचानक से नींद में से जाग जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, मत मारो। तभी उसके पास एक अघोरी बाबा आता है और उसके माथे पर भभूत लगाकर उसे शांत करता है और कहता है, तुम जिंदा हो, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम पूरे 2 हफ्तों के बाद अब जागे हो? अघोरी की बात सुनते ही विशाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर से उसकी आंखों में मौत का डर नजर आ रहा होता है। मैं उन्हें नहीं भूल सकता। उन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की। वो काली रात मेरी जिंदगी में क्यों आई? अच्छा होता कि मैं उस बस में चढ़ता ही नहीं। आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या? मुझे सब बताओ। उस रात मैं अपने पिताजी सीताराम को लेकर जबलपुर के गांव में जा रहा था। वहां पर अंधों की आंखों का इलाज किया जाता है। मेरे पिताजी और मैं, हम दोनों ही बस स्टैंड पर पूरे 2 घंटे से बस के आने का इंतजार कर रहे थे। अरे काफी देर हो गई, अभी तक बस आई ही नहीं और पता नहीं कितना टाइम लगेगा बस को आने के लिए। पिताजी, कभी कभी बस लेट हो जाती है। आजकल आपको तो पता ही है कितना ट्रैफिक लगा हुआ है। विशाल इतना कहता ही है कि तभी वहां पर जबलपुर जाने की बस आ जाती है, जिसमें वो अपने पिता के साथ आराम से बैठ जाता है। बहुत लंबा सफर है पिताजी, मैं कुछ देर सो जाता हूँ। अगर आपको नींद आए तो सोने से पहले मुझे एक बार बता दीजिएगा। ऐसा कहकर विशाल सो जाता है। उसका अंधा पिता काफी देर तक ऐसे ही जागता रहता। देखते ही देखते शाम से रात हो जाती है। कुछ घंटों बाद विशाल की आंख खुलती है और वो अपनी आंखों को मसलते हुए अपने चारों ओर देखता है। अरे ये क्या पिताजी, आपने तो मुझे जगाया ही नहीं। जरा देखिए, रात हो गई है और पता नहीं अभी हम कहाँ पहुंचे हैं। ऐसा सोचकर विशाल कंडक्टर से पूछता है, अरे कंडक्टर भाई साहब, अभी जबलपुर आने में कितना और समय है? अरे जबलपुर तो पहले ही निकल चुका है। पूरा आधा घंटा पहले ही जबलपुर हमने पीछे छोड़ दिया था। अब तो अगले बस स्टैंड पर ही तुम्हें वापस आने की बस मिल पाएगी। अरे देखा, तुम्हारी आलस ने हमें कितना लेट कर दिया है। अगर मैं अंधा ना होता तो ऐसी नौबत ना आती। पता नहीं आजकल के बच्चों का कुछ नहीं हो सकता। सीताराम विशाल को ताने मारने लगता है, जिसके चलते विशाल और सीताराम के पास अगले बस स्टैंड पर उतरने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन अचानक से ड्राइवर का संतुलन बिगड़ता है और वो कंडक्टर से कहने लगता है, अरे यह सब क्या हो रहा है? लगता है बस के ब्रेक फेल हो गए हैं। अब मैं क्या करूं? ड्राइवर और कंडक्टर बस को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बस नहीं रुक पाती। तभी एक शमशान घाट में जाकर उनकी बस की एक बड़े से पेड़ से टक्कर हो जाती है, जिसके चलते बस के चारों तरफ से धुआं निकलने लगता है। अरे हे भगवान, यह अनहोनी हमारे साथ ही होनी थी। ड्राइवर और कंडक्टर बस से उतरकर बस को ठीक करने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते उन्हें कब्रिस्तान से अजीब अजीब आवाज आने लगती है। अरे मुझे तो डर लग रहा है, जल्दी ठीक करो इस बस को। अरे डर तो मुझे भी लग रहा है भैया। आखिर हम लोग शमशान घाट में आकर जो बसे हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, जल्द ही बस चल पड़ेगी। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी उनके कंधे पर कोई हाथ रखता है। जैसे वे दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं, उन दोनों के सामने कई सारी चुड़ैल परियां खड़ी होती हैं।
अरे बाप रे बाप, इतनी सारी चुड़ैल, और वो भी परी के रूप में। चल ड्राइवर, चल यहाँ से भाग चलते हैं। ड्राइवर चुड़ैल परियों को देखकर अपनी पेंट में ही सूसू कर लेता है, जिसके बाद कंडक्टर भागकर बस पे चढ़ जाता है और सभी से कहता है, अरे बाहर बहुत सारी चुड़ैल परियां हैं, अब वो किसी को नहीं छोड़ेंगी, अपनी जान बचाओ और भागो यहाँ से। कोई अपनी जान बचाकर बस से नीचे उतरता है। उससे पहले ही सभी चुड़ैल परियां बस में चढ़ जाती हैं और एक एक करके सभी लोगों को मारना शुरू कर देती हैं। क्या बात है, आज तो खूब सारा भोजन मिल गया। अब तो मैं इन सभी को मार कर खा जाऊंगी, कोई नहीं बचेगा। और बचा कुचा हम पाताल लोक में ले चलेंगे ताकि उन्हें भी कुछ नसीब हो जाए। चुड़ैल परियां एक एक करके सभी को मार देती हैं। वो विशाल के पिता सीताराम को भी मार देती हैं। अपने सामने अपने पिता की मौत देखकर विशाल हैरान रह जाता है और अपनी जान बचाने के लिए चुड़ैल परियों के सामने मरने का नाटक करता है। चलो, यहाँ तो सब मर गए और हमारा पेट भी भर गया, अब हमें पाताल लोक इन्हें ले जाना चाहिए। सभी चुड़ैल परियां मरे हुए लोगों को उठाकर अपने पंखों के द्वारा पाताल लोक ले जाने लगती हैं, जिसका फायदा उठाकर विशाल चुपके से बस में से निकलकर भाग जाता है और भागते भागते वो काफी दूर तक पहुंच जाता है। लेकिन सभी चुड़ैल परियों की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है। अरे वो देखो, जिस बस पर हमने कब्जा किया था उस बस में से वो आदमी निकल कर भाग रहा है। अगर वो हमारे हाथ से निकल गया तो वो हमारे बारे में सभी को बता देगा। चलो उसे मार कर आते हैं। सारी चुड़ैल परियां विशाल को चारों तरफ से घेर लेती हैं, जिसके चलते विशाल वहीं बेहोश हो जाता है। बस अघोरी बाबा, बेहोश होने के बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं। आगे की कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। वो सभी चुड़ैल परियां तुमको मारने ही वाली थी, लेकिन तभी मैं वहां आया और मैंने उन्हें तुम्हें मारने से रोका। अघोरी, हमारे रास्ते में आने की गलती मत कर। तुम पाताल लोक की शापित चुड़ैल परियों, इस लड़के को छोड़ दो, इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। हमारे शिकार करने का समय अगर कोई सामने आया तो हम उसे भी मार देते हैं, लेकिन तुझे मौका दे रहे हैं। जा, चला जा और अपनी जिंदगी बचा ले, नहीं तो तू भी मारा जाएगा। काफी समय से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, आखिरकार तुम आज मेरे हाथ लगी गई हो। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अघोरी एक मटका अपने सामने रखता है और उसके ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देता है, जिसके बाद वो अपने मन में मंत्र का जाप करता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंत्रों के जाप से सभी चुड़ैल परियां उस मटके में कैद हो जाती हैं, जिसके बाद उस मटके के अंदर से ज्वाला निकलती है और वो अपने आप आकाश में उड़कर गायब हो जाता है। वो सभी चुड़ैल परियां हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा चुकी हैं। अब डरने की कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने मेरे पिताजी को मार दिया। मेरा इस दुनिया में उनके सिवा कोई नहीं था। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। मैं तुम्हें कुछ दैविक विधाएं सिखा सकता हूँ, जिसके चलते तुम ऐसी बुरी शक्तियों को नष्ट कर सकते हो। विशाल अघोरी बाबा की बात मान लेता है और उनके साथ रहना शुरू कर देता है, जिसके बाद विशाल कई सारी विधाएं सीखता है और बुरी शक्तियों को नष्ट करना शुरू कर देता है। ज्वालानगर के एक छोटे से गांव में चित्रा अपने पति हरिओम के साथ रहती थी। उनकी शादी हुए 3 साल हो चुके थे, लेकिन शादी के 3 साल बाद भी उन्हें माँ बाप बनने का सुख नहीं मिला था। सुनिए जी, खाना तैयार है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। रहने दो चित्रा, आज मेरा खाना खाने का मन नहीं है। क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। हरिओम और चित्रा आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी उन्हें अपने घर के बाहर एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। ये इतनी रात को किसका बच्चा रो रहा है? ये होगा किसी पड़ोसी का। हमें तो भगवान ने औलाद के सुख से अभी भी वंचित ही रख रखा है। ऐसे क्यों बोल रहे हो? अगर हमारे भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द हमारी भी गोद भर जाएगी। वो दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे कि बच्चे की आवाज अचानक तेज हो गई। सुनिए, मुझे नहीं लगता कि ये किसी पड़ोसी का बच्चा है। चलिए बाहर चलकर देखते हैं। तुम भी ना, चलो चलते हैं। चित्रा और हरिओम रात को अपने घर से बाहर निकला। कुछ दूर चलकर उन्हें अपने घर के पास वाले कूड़े के ढेर के पास एक बच्चा दिखाई देता है। हे भगवान, ये रोने की आवाज इस बच्चे की थी। चित्रा उस बच्चे को कूड़े पर से उठा लेती है। न जाने ये किसका बच्चा है,
हमें इसके माँ बाप को ढूंढना चाहिए। अब से ये हमारा बच्चा है, माँ दुर्गा ने इसे मेरी गोद में डाला है, अब से ये मेरा सोहन है। चित्रा उसे गोद में ही लिए हुए थी। जैसे ही सोहन पर चांद की रोशनी पड़ी उसका माथा चमकने लगा। ये कैसा चमत्कार था? क्या? नहीं, कुछ नहीं। मैंने आपसे कहा था ना, माँ ने आखिरकार हमारी भी गोद भरवा दी। उस दिन के बाद से चित्रा और हरिओम सोहन का पालन पोषण बिल्कुल अपने बेटे की तरह करने लगे। एक बार चित्रकूट गांव से एक बारात कांवरा जा रही थी। सारे पैसेंजर्स नाचते गाते बस से सफर कर रहे थे। आज मेरे यार की शादी, मन्ने कोई रोके ना, उड़ाएंगे नोट गुलाबी, मन्ने कोई टोके ना। अरे तो उड़ा नोट गुलाबी, कौन टोक रहा है? हाँ हाँ उड़ाओ नोट गुलाबी, कौन मना कर रहा है। आखिर आज मेरा बेटा दूल्हा बना है। हाय, ये कब इतना बड़ा हो गया, मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं चला। माँ बस, अब तू मुझे ज्यादा इमोशनल मत कर। अरे नहीं तो आज विदाई में दुल्हन की जगह दूल्हा रो पड़ेगा। सभी हंसी खुशी जा रहे थे कि तभी अचानक बस का ब्रेक फेल हो गया और बस एक बड़े से बरगद के पेड़ में जाकर ठुक गई और सभी वहीं मर गए। अब बस के यात्री सभी भूत और चुड़ैल बन गए थे। अब इस हादसे को हुए 17 साल बीत गए थे। तब से जो कोई भी बारात उस रास्ते से गुजरती, भूत और चुड़ैल उस पर कब्जा कर लेते और फिर उसे गायब कर देते। अरे मैं अपनी बेटी की शादी करने की सोच रहा हूँ। भाई, शादी करने की सोचना तो एक बहुत ही अच्छा ख्याल है, लेकिन भूल कर भी चित्रकूट गांव के रास्ते से बारात मत बुलवाना। अरे जानता हूँ, नहीं तो मेरी बेटी सुहागन बनने से पहले ही विधवा हो जाएगी। पूरे गांव में भूतों और चुड़ैलों की दहशत फैली हुई थी। अब आस पास के गांव वाले भी बारात चढ़ाने में डरते थे। इन भूतों चुड़ैलों को खत्म करने वाला कोई तो इस दुनिया में होगा। हाँ होगा तो, लेकिन किसको पता कि कहाँ हो। उन भूतों और चुड़ैलों को खत्म करने वाला और कोई नहीं बल्कि सोहन था। सोहन कोई आम बालक नहीं था। उसे बचपन में ही माँ दुर्गा ने अपनी असीम शक्ति से नवाजा था। अब सोहन जवान हो चुका था। माँ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी थी? माँ, वो मुझे ना एक लड़की से प्यार हो गया है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। चित्रा पहले सोहन को घूर कर देखती है और फिर जोर जोर से हंसने लगती है। तो ये बात तो मुझे इतना डर के क्यों बता रहा है? कौन है वो खुशनसीब जिसे मेरे बेटे ने पसंद किया? माँ, वो पास के गांव में ही रहती है और मैं उससे वादा कर चुका हूँ कि मैं उसके घर गाजे बाजे के साथ बारात लेकर पहुंचूंगा। हे भगवान, नहीं बेटा, ऐसा मत करना। तू भले ही उस लड़की से शादी कर लेना, मगर बारात नहीं। माँ, बारात ले जाने में क्या हर्ज है? मैं तय कर चुका हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। चित्रा को अपने बेटे की जिद से मजबूर होकर हामी भरनी पड़ती है। ऐसे ही दिन बीत गए। आज सोहन की शादी का दिन था। बेटा, अभी भी सोच ले, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। माँ, तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरा बेटा है ना, मैं सब संभाल लूंगा। गाजे बाजे के साथ बारात निकल जाती है और चलते चलते सभी हादसे वाले रास्ते पर पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर भूत और चुड़ैल आ जाते हैं और पूरी बस पर अपना कब्जा कर लेते हैं। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। छोड़ने को बोल भी कौन रहा है? हम किसी की भी बारात को जिंदा नहीं जाने देंगे। बिल्कुल माँ। अरे देखो तो, दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने जा रहा है। अरे वाह, दो दूल्हे साथ में, एक जिंदा और एक मरा हुआ। एक फोटो तो बनता है। हाँ बहन, खींच, और सुन, स्नैपचैट में खींचना, मैं अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूंगा। हाँ, क्यों नहीं, मैं भी हैशटैग बनाकर डालूंगी कि इंसानी और भूतिया दूल्हा साथ साथ। इन सब में हमें मत भूल जाना। भूतों और चुड़ैलों से सब लोग बुरी तरह डर जाते हैं। इसी वजह से मैं तुझसे मना कर रही थी, लेकिन तू अपने आगे किसी की सुनता ही कहाँ है। माँ, तू डर मत, कोई भी चीज किसी को भी बिना वजह नुकसान नहीं पहुँचाती। क्या खुसर पुसर कर रहा है? पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने मेरी बस पर कब्जा क्यों कर रखा है? क्या पिछले जन्म में कोई डाकू वाकू थे तुम लोग? तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमसे ऐसे बात करे? कौन है तू? तुम्हारा विनाश। सोहन के ऐसा बोलते ही भूतों और चुड़ैल उस पर झपटते हैं, लेकिन वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। सोहन एक चुटकी बजाता और सभी बस के पैसेंजर सो जाते हैं। ये तूने कैसे किया?
मैं चाहूँ तो तुम्हें एक झटके में खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता। कौन है तू? सोहन अपनी आंखें बंद करता है कि तभी उसके माथे में चांद की आकृति बहुत तेज चमकने लगती है। भूत और चुड़ैल ये सब देख बहुत डर जाते हैं। तू 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 मुझे कोई आम इंसान नहीं लगता है। भगवान ने मुझे बहुत सी अलग शक्तियों से नवाजा है, शायद उसका कारण तुम लोग ही हो। अब तो मुझे जल्दी से अपनी मुक्ति का साधन बता दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं बताता हूँ। विजय अपनी पूरी घटना सोहन को सुना देता है। और अगर कोई हमारे बारात के बस में पड़े शरीर को अग्नि दे दे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। इतनी सी बात? मुझे बताओ बस कहाँ है? वो तो हम भी नहीं जानते। सोहन अपनी आंखें बंद करता है और फिर भागा चला जाता है। तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ दूर भागकर सोहन को बस दिखाई देती है और वो बिना देर किए अपनी जेब से लाइटर निकालकर उस बस में आग लगा देता है। सभी भूत और चुड़ैल आंखों ही आंखों में गायब हो जाते हैं। तो मुझे भगवान ने इन शक्तियों से इसीलिए नवाजा था। सोहन वापस आ जाता है और बस में आकर फिर से चुटकी बजाता है। अरे आप सब इतने डर गए थे कि सो ही गए। चलिए, मेरी दुल्हन मेरा इंतजार कर रही है। लेकिन वो भूत और चुड़ैल कहाँ गए? अरे वो अब कभी नहीं आएंगे पापा। सोहन अपने माँ बाप की तरफ थोड़ा मुस्कुराता है और फिर बस अपनी राह पर निकल जाती है। भूत और चुड़ैल भी मुक्त हो चुके थे और एक बार फिर सब कुछ ठीक हो गया।